अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हमने साइंटिफिक रीजंस पढ़े थे टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन, हीट, टेम्परेचर और टेम्परेचर स्केल से। अब हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 11.1, जो हम ऑलरेडी ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन कवर कर चुके हैं कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का आप सेंटीग्रेड में आंसर निकालिए। वो वैल्यू हमने याद की थी, दैट इज 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट स्केल और सेंटीग्रेड स्केल कोइंसाइड करते हैं, तो उसकी भी वैल्यू हमने देखी थी, दैट वाज -40। अब इसके अलावा टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड और कोई न्यूमेरिकल नहीं है। सो नाउ लेट अस कम टू द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यूमेरिकल्स, हमने यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन के जो कुछ भी फॉर्मूले पढ़ दिए हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिख दिए। हमने लीनियर एक्सपेंशन से रिलेटेड 3 फॉर्मूले पढ़े थे। पहला फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ का, जिसको एक्सपेंशन या इंक्रीज इन लेंथ भी कहते हैं, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, वेयर एल नॉट इज द ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोर्स, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसी तरीके से चेंज इन लेंथ हम जानते हैं, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, इसको LF माइनस एल नॉट हमने कह दिया, वेयर LF स्टैंड्स फॉर फाइनल लेंथ एंड एल नॉट स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल लेंथ। इसको हम L1 फॉर ओरिजिनल लेंथ, L2 फॉर फाइनल लेंथ ये भी कह सकते हैं। नॉमेनक्लेचर हमारी अपनी मर्जी होती है, आप उसको जो नाम देना चाहें, जो सिंबल असाइन करना चाहें हम कर सकते हैं। हम LF L नॉट भी कहेंगे, ज़रूरत पड़ी अगर तो L1 L2 भी कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला फिर हमने इसी LF को अलग किया था, L नॉट को उधर लेके चले गए थे, तो डेल्टा L की जगह उसकी वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास फाइनल लेंथ की एक एक्सप्रेशन हमें मिल गई थी, विच इज L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमने पढ़े थे लीनियर एक्सपेंशन से रिलेटेड फॉर्मूले। इन्हीं फॉर्मूलों को वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या था, जहाँ डेल्टा L या जहाँ L नजर आ रहा है उस L को रिप्लेस कर दीजिए V से, तो डेल्टा L डेल्टा V, L नॉट V नॉट, LF VF बन जाएगा। और दूसरा चीज हमने किया था अल्फा की जगह पे बीटा, तो डेल्टा L अल्फा L नॉट डेल्टा T बन गया डेल्टा V बीटा V नॉट डेल्टा T। चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम VF माइनस V नॉट, जिसको V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, जो भी फाइनल माइनस इनिशियल सिंबल्स कहेंगे। और फाइनल वॉल्यूम की एक्सप्रेशन V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T, ठीक है। ये रिलेशन हमने पढ़ा था, बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बाज़ न्यूमेरिकल्स में ऐसा होगा कि आपको लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू दी जाएगी, लेकिन जिक्र वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का और होगा। सो वी नो अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक्सपेंशन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट में मिल जाता है। और फाइनली ये एक एक्सप्रेशन ऐसी है जो हमने नहीं पढ़ी, जिसका हमारे कोर्स में कोई ऐसे खास जिक्र भी नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर है। ये है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इन लिक्विड से रिलेटेड। एक साइंटिफिक रीजन हमने ज़रूर इससे रिलेटेड पढ़ा है, वो ये कि किसी भी मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर को जब हम हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज करते हैं या हम उसको हॉट वाटर बाथ में डिप करते हैं, तो मर्क्यूरी का लेवल ड्रॉप होता है, उसके बाद फिर राइज करता है। तो वो एक्सपेंशन इन लिक्विड जो हमें मिलता है वो रियल एक्सपेंशन, अपैरेंट एक्सपेंशन और एक्सपेंशन यानी कि वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, इस तरह से हम इसको इस एक्सप्रेशन से इसको कैलकुलेट करते हैं। ये एक्सप्रेशन क्या मतलब हुआ, कैसे डिराइव हुई, ये हम शुरू करेंगे जब हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएंगे। तो पहले लीनियर एक्सपेंशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। सो मेरे पास है कराची बोर्ड सेकेंड ईयर फिजिक्स की बुक, और हम शुरू करने जा रहे हैं इसका न्यूमेरिकल 11.1 न्यूमेरिकल पेज नंबर 38 के ऊपर। 11.1 न्यूमेरिकल तो अभी हमने डिस्कस किया कि बॉडी टेम्परेचर को सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बताइए, और दूसरा हमने या फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में बताना है, और दूसरा वो टेम्परेचर स्केल्स की वैल्यू जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कोइंसाइड करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डन दिस न्यूमेरिकल। अब हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं इसका प्रॉब्लम नंबर 11.2 पेज 38, ठीक है, कराची बोर्ड। ओके, सो द क्वेश्चन स्टेट्स, हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे साथ साथ इसका डाटा बनाते जाएंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं अ स्टील रॉड हैज ए लेंथ ऑफ एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर्स। एक स्टील की रॉड है जिसकी लेंथ एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर्स है। तो एक लेंथ आपको गिवन है, तो इसलिए हम इसको हमने डाटा बनाया
गिवन की हेडिंग डाली, और जो कुछ डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, वो इंफॉर्मेशन जो आपको दी जा रही हो उसको हम गिवन में लिख देते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो आपसे मांगी जा रही हो उसको हम रिक्वायर्ड में लिख देते हैं। ठीक है, ये गिवन रिक्वायर्ड की हेडिंग बनाना कोई मैंडेटरी नहीं होता, आप बस डेटा की हेडिंग डालें, उसमें जो कुछ गिवन है, जो कुछ मालूम करना है वो एक साथ लिख सकते हैं और फिर सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, बट आई फाइंड इट मोर प्रेजेंटेबल, और वो ये कि जो गिवन मालूमात है उसको गिवन की सब हेडिंग बना के लिखना है, और जो चाहिए है विच यू नीड टू फाइंड आउट विच इज आस्क्ड फ्रॉम यू उसको हम रिक्वायर्ड की हेडिंग बना के उसमें लिखना है। सो हमें ये कहा जा रहा है कि एक स्टील रॉड है जिसकी लेंथ एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर है। सही, a steel rod has a length of exactly 0.2 centimeters at 30 degrees centigrade. 30 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स अ टेम्परेचर, तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का सिंबल है, कैपिटल T लिख दिया। व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये दूसरा टेम्परेचर दिया है, तो ये यकीनन पहला वाला टेम्परेचर होगा जिसको हम अब T1 कह सकते हैं, बिकॉज वी नो कि आपको दूसरा टेम्परेचर ही दिया हुआ है। सो जो दूसरा टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर है, उसको हमने T2 का नाम दिया, दैट इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और आपसे कह रहे हैं क्या, आपसे कह रहे हैं कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि दूसरी लेंथ मालूम पड़ती है। तो ये रिक्वायर्ड में आ गया। एक और लेंथ मालूम करनी है आपको, दोनों सिंबल्स एक से हो गए। अब हमें मालूम है कि एक्सपेंशन में दो तरह की लेंथ्स होती है, एक ओरिजिनल एक फाइनल, या एक इनिशियल एक फाइनल। तो ये कौन सी लेंथ है, आपको कहा जा रहा है कि एक स्टील रॉड है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर की लेंथ रखती है। अब आपने हीट किया तो उसका टेम्परेचर T1 से बढ़ के T2 हो गया, तो उसकी लेंथ को भी L1 से बढ़ के L2 हो जाना चाहिए था। ठीक है, L1 हमारी इनिशियल और L2 हमारी फाइनल लेंथ होती है, तो मैं इसको L1 भी कह सकता हूँ और मैं इसको L0 भी कह सकता हूँ। अपनी कन्वेंशन के मुताबिक ये हमारी ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, जो कि ओरिजिनली क्या टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी इसकी। और अब फाइनल इसकी लेंथ कितनी बन जाएगी, LF एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें मालूम करना है। सो इट इज शुड बी अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जिसमें आपको LF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड यू नो द फॉर्मूला फॉर LF। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे इसलिए लिख दिए हैं, ये आपको याद होने चाहिए ऑब्वियसली। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिए हैं कि जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, आप उसको यहाँ से फॉर योर रेडी रेफरेंस आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बाय द टाइम हम क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे तो होपफुली आपको ये सारी फॉर्मूले की जो लिस्ट है ये आपको याद हो चुकी होगी। वी विल बी यूजिंग देम सो रिपीटेडली। ठीक है, सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। अच्छा, यहाँ आपने देखा कि हमें फॉर्मूला तो फाइनल लेंथ निकालनी है, तो फाइनल लेंथ का फॉर्मूला LF इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू आपको पता है, दैट इज T2 माइनस T1। L0 आपको मालूम है 0.2 सेंटीमीटर, और LF की वैल्यू निकालने के लिए आपको अल्फा चाहिए है, जो कि सवाल में आपको नहीं बताया गया। ठीक है, तो आपको 3 या 4 मटेरियल्स की अल्फा की वैल्यू एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए है। ये 4 मटेरियल्स कौन कौन से हैं, ये आपके बुक में पेज नंबर 5 के ऊपर कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का एक टेबल बना हुआ है। उसमें हम लिख लेते हैं अल्फा फॉर स्टील, अल्फा फॉर कॉपर, अल्फा फॉर ब्रास और अल्फा फॉर एल्युमिनियम। इन 4 कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशंस की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यूज क्या क्या हैं स्टील की, जो कि हमें यहाँ पे कहा गया है, दैट इज 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। कॉपर का बताया गया है 1.7 एक्सपोनेंट -5 पर डिग्री सेल्सियस। ब्रास और ब्रॉन्ज का बताया गया है 90 इंटू 10 की पावर -6 या 1.9 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। और एल्युमिनियम का बताया गया है 2.4 एक्सपोनेंट -5 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया एक्चुअली। तो
आपको ये आइडिया हो रहा है जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जितना कम, उसकी एक्सपेंशन भी उतनी कम होगी, ठीक है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर फॉर 1 मीटर रॉड ऑफ स्टील, कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज और एल्युमिनियम। इसमें एल्युमिनियम का हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, यानी कि इन सब में एल्युमिनियम एक्सपेंड्स द मोस्ट, ठीक है। एनीवेज हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी याद है, इसको मैं यहाँ पे खुद से लिख लेता हूँ। अल्फा फॉर स्टील इज 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 5 per degree Celsius. Now since Lf is equal to L naught into 1 plus alpha delta t, you need not to change the units of length, इसलिए कि सेंटीमीटर में कोट करेंगे तो आपके पास फाइनल लेंथ भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। नो बिग डिफरेंस, हमें जरूरी नहीं है कि मीटर्स में ही ऐसा यूनिट भी, जैसे कि हमारी पास प्रैक्टिस थी कि हम ऐसा यूनिट्स में ही आंसर्स निकालते थे, जरूरी नहीं है। यहाँ पे सेंटीमीटर में आप लेंथ पुट कर देंगे तो आपके पास फाइनल लेंथ भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। फाइन, वी आर ओके विद इट। L naught which implies that Lf is equal to L naught is 0.2 1 plus alpha, that is 1.1 exponent minus 5 into, इसमें डेल्टा टी जो है T2 minus T1, यानी कि 60 minus 30, which implies that Lf is equal to 0.2 1 plus 1.1 exponent minus 5 multiplied by 30. इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल 0.2 टाइम्स 1 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 1.1 इज 33 into 10 raised to the power minus 5. मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि 33 को 1 से प्लस कर लिया, 34 बना दिया और ये कह दिया 34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 और फिर उसको मल्टीप्लाई करा के 0.2 से। दिस इज रॉन्ग, आप आंसर कभी भी ठीक नहीं आएगा बिकॉज ये 33 लिखा हुआ ही नहीं है। दिस इज 33 एक्सपोनेंट माइनस 5, जिसका मतलब होता है 0.0003। एक्सपोनेंट माइनस 5 का मतलब डेसिमल जहां कहीं भी मौजूद है वहां से माइनस मीन्स टुवर्ड्स योर लेफ्ट 5 डिजिट मूव करवा दीजिए। तो डेसिमल अभी यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे, एटलीस्ट ये 33 के बाद होगा और 5 डिजिट्स मूव करवाने तो 2 डिजिट तो हमारे ये पहला और ये 3 के जरिए मुकम्मल हो गए, 3 डिजिट बचे, उसको हम 0 से ऐड कर देते हैं या 0 से फिल अप कर देते हैं, तो ये कहलाता है 0.0033। नाउ अब ये आंसर बन गया हमारे पास क्या 1 प्लस 0.0033, तो दिस विल बी 1.0033। इस 1.0033 को जब हम 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर बनता है 0.20006। 3 to the 6 बन जाएगा, 2 1 जा 2 बन जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारे पास फाइनल लेंथ की वैल्यू है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट आपसे कहा गया फाइंड द फाइनल लेंथ ऑफ द स्टील, आप कहेंगे द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्टील इज फाउंड टू बी 0.2006, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 11.3। प्रॉब्लम नंबर 11.3 में आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन एल्युमिनियम स्फीयर। सबसे पहले ही फाइंड करने को जो आपको कहा गया है वो बताया है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो चेंज इन वॉल्यूम का मतलब डेल्टा वी, यानी लिख दिया डेल्टा वी, ठीक है। सो पहली चीज तो हमें रिक्वायरमेंट पता चल गई। फिर आपसे कह रहे हैं कि चेंज इन वॉल्यूम इन ऑफ एन एल्युमिनियम स्फीयर ऑफ 0.4 मीटर्स रेडियस। रेडियस गिवन है 0.4, तो रेडियस को हम आर सिंबल से शो करते हैं, तो आर की वैल्यू 0.4 मीटर्स, यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट। Find the change in volume of an aluminum sphere of 0.4 meters radius when it is heated from 0 to 100 degree centigrade। जब उसको 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है तो 2 टेम्परेचर्स गिवन है। पहला है टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट्स इट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, ठीक है।
इस क्वेश्चन में आपको चेंज इन वॉल्यूम मालूम करने को कहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज बीटा वी नॉट डेल्टा टी। लेकिन बीटा की वैल्यू आपको गिवन नहीं है। अब गिवन नहीं है तो हमने इसीलिए ये चार वैल्यूज यहाँ पे याद करके रख ली हैं कि बीटा की वैल्यू अगर हमें नहीं पता तो इनके अल्फा की वैल्यू हमें याद होगी, उसको 3 से मल्टीप्लाई करा के बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ आपको एल्युमिनियम के स्फीयर की बात की जा रही है, तो लिहाजा अल्फा फॉर एल्युमिनियम जो हमें मालूम है दैट इज 2.4 एक्सपोनेंट -5। तो ये अल्फा हमने खुद से लिख दिया यहाँ पे 2.4 एक्सपोनेंट -5 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फॉर्मूला वी नो दैट इज बीटा वी नॉट डेल्टा टी। बीटा तो आ जाएगा 3 अल्फा से। ठीक है, डेल्टा टी आपको बताएंगे T2 माइनस T1, 100 से 0 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। वी नॉट नहीं मालूम, वी नॉट के मुताबिक आपको कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। हाँ, लेकिन आपको रेडियस जरूर दिया हुआ है एल्युमिनियम के स्फीयर का। स्फीयर का रेडियस अगर आपको मालूम हो तो उसके जरिए स्फीयर का वॉल्यूम निकाला जा सकता है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने ये लिखा कि क्योंकि वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लिहाजा ओरिजिनल वॉल्यूम भी 4/3 पाई आर क्यूब यानी ओरिजिनल रेडियस हो जाएगा जो आपको गिवन है 0.4। अब इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो बीटा की जगह पे आ गया 3 अल्फा, वी नॉट की जगह पे वी नॉट की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और डेल्टा टी की जगह पे चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब 3 अल्फा, अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं दैट इज 2.4 एक्सपोनेंट -5, 4/3 एज इट इज है, पाई एज इट इज है, आर की जगह हमने आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की दैट इज 0.4, फॉर्मूले में क्यूब है लिहाजा आर की वैल्यू का भी क्यूब हो जाएगा। T2 माइनस T1, T2 की जगह T2 की वैल्यू 100 माइनस T1 दैट इज 0, तो 100 माइनस 0 हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, इस 3 से 3 हमें कैंसिल होता हुआ नजर आया, हमने कर दिया। अब 2.4 4 पाई 0.4 का क्यूब और 100 इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो मल्टीप्लाई करा के आंसर हमें मिला 192.92 एक्सपोनेंट -5 एज इट इज। इसको मैं थोड़ा और बेहतर फॉर्म में अगर लिख दूँ तो इसको, क्योंकि ये अभी ना तो साइंटिफिक नोटेशन में ना सिंपल नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में उस वक्त होता जब ये डेसिमल आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता, तो अभी इस नोटेशन का एक्सपोनेंशियल नोटेशन का कोई फायदा नहीं है। सो वी कैन ईदर राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन या फिर हम इसको सिंपल नोटेशन में लिख देते हैं। मैं इसको सिंपल में लिख देता हूँ टू मेक इट मोर क्लियर। तो 10⁻⁻5 है, तो माइनस का मतलब हम डेसिमल को मूव करवाएंगे लेफ्ट की तरफ, बिकॉज माइनस साइन का मतलब ये है कि ये एक्सपोनेंट नंबर को 1 से छोटा बनाने के लिए कोशिश कर रहा होगा। तो जिनके एक्सपोनेंट्स -5 होते हैं वो नंबर लेस देन 1 होते हैं, 0 पॉइंट समथिंग, तो उसके लिए हमें उसको डेसिमल को पीछे मूव कराना पड़ेगा। कितना? 5 डिजिट। 3 डिजिट तो हमें यहाँ पे मिल गए, 2 डिजिट हम 0 से फिल कर लेते हैं, इसको 0 पैडिंग कहते हैं या 0 से फिलअप कर देना कहते हैं। तो हमने 3 में से 2 जीरो से पैड करा दिया और ये हमारे पास वैल्यू बन गई 0.00192 क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ गया, रिक्वायर्ड चेंज इन वॉल्यूम, उसका हमने रिजल्ट लिख दिया। कि आपसे कहा गया था फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्फीयर, तो हम कहेंगे द रिक्वायर्ड चेंज इन वॉल्यूम इज फाउंड टू बी 0.00192 cubic meters. It's always good to write the result, यानी कि रिजल्ट लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस है बिकॉज इट्स बेटर टू कंक्लूड योर कैलकुलेशन। नाउ हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स जो कि बोर्ड के पेपर्स में पूछी जाती रही हैं मुख्तलिफ ईयर्स में प्रीवियसली। जो 2 क्वेश्चंस हमारे बुक में मौजूद है, प्रॉब्लम नंबर 11.2, प्रॉब्लम 11.3, वो हमने किए। अब एडिशनल बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर्स में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक से रिलेटेड पूछी गई हैं पेपर्स में, और उनसे ज़रा से ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं जो हमें बहरहाल करने आने चाहिए। सो वो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद दोज क्वेश्चंस। मैं उन क्वेश्चंस को रीड आउट करूँगा, आप उन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा और अकॉर्डिंगली हम उसका डाटा बनाते हैं। ठीक है, सो ये है जनाब कराची बोर्ड 1995 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में हमसे कहते हैं कि अ मीटर बार ऑफ स्टील, स्टील की मीटर बार यानी कि 1 मीटर लेंथ स्टील बार, तो इसको मैं कह देता हूँ L which is equal to 1 मीटर। ठीक है, अ मीटर बार ऑफ स्टील इज कनेक्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उस मीटर बार को स्टील की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कनेक्ट किया गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अनदर एट -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस स्टेटमेंट में हमें दो इंफॉर्मेशन पूछनी है। सो लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। A meter bar of steel is connected at 0 degree centigrade and another at -2.5 degree centigrade. What will be the difference between their lengths at 30 degree centigrade? Given alpha equals to 1.2 into exponent -5 per Kelvin. तो अब हम इसका डेटा कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको कहा गया अ मीटर बार ऑफ स्टील इज कनेक्टेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मीटर बार यानी कि 1 मीटर लेंथ होगी स्टील की, कनेक्टेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका टेम्परेचर अनदर एट -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि एक और मीटर बार होगी स्टील की। तो ये दूसरी लेंथ हो गई सेम 1 मीटर, तो इसको मैं L1 और इसको मैं L2 कह देता हूँ, ठीक है। और उसका L1 का टेम्परेचर T1 हो जाएगा, L2 का टेम्परेचर T2 कह देते हैं। और उसका टेम्परेचर हमें कितना बताया है, -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अनदर एट -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ्स, इन दोनों की L1 और L2 वाली मीटर बार्स की, इन दोनों की जो लेंथ्स बनेंगी एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एक और टेम्परेचर हमें बताया गया, तो लेट अस राइट इट एज T3 कह सकते हैं। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसको T कह रहा हूँ, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। सो दिस इज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बार 1, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सेकंड स्टील बार, फाइनल टेम्परेचर ऑफ बोथ फर्स्ट स्टील बार एंड सेकंड स्टील बार। सही। सो व्हाट विल बी द लेंथ एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फा इन्होंने यहाँ आपको बताया है 1.2 into 10 के पावर -5 पर केल्विन। अब देखिए, अगर ये हमें अल्फा की वैल्यू ना बताते तो जो अल्फा की वैल्यू हमें मालूम है दैट इज 1.1 एक्सपोनेंट -5, ये हमने लिखी हुई है स्टील के लिए अल्फा की वैल्यू 1.1 एक्सपोनेंट -5 होगी। लेकिन अब इन्होंने 1.2 दिए तो हम 1.2 यूज कर लेते हैं, नो बिग डील। तो अब हमें रिक्वायर्ड टू पर देखना है कि क्या मालूम करने को कहा गया है। मैं क्वेश्चन का सेंटेंस दोबारा दोहराता हूँ। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ्स, दोनों की लेंथ्स में कितना फर्क आ गया होगा एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो मैं इसको ऐसे जरा लिखूं कि ये हमें एक स्टील बार दी गई है, ये हमें 1 मीटर की स्टील बार है, यहाँ से यहाँ तक का फासला, इसको मैंने L1 कहा 1 मीटर, और इसका टेम्परेचर है T1 दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर हम बढ़ा के T कर लेते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो इसके अंदर कुछ एक्सपेंशन हो गई होगी, लेट इट बी दिस, इसको मैं डेल्टा L का नाम दे दूं। सही। अब दूसरी स्टील बार, इसको मैं ऐसे सेम लेंथ की, सेम मटेरियल की, इसकी लेंथ को मैं L2 का नाम हमने दिया था, दैट वाज आल्सो 1 मीटर्स। इसका जो टेम्परेचर T2 था दैट वाज -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसको भी इतने ही टेम्परेचर तक हीट किया गया। अब जब इसको हीट करेंगे तो ये भी एक्सपेंड होगी, ये भी कुछ एक्सपेंड होगी, और पहले वाले के मुकाबले में अब क्योंकि मैंने इसको L1 तो मैं इसकी चेंज इन लेंथ को डेल्टा L1 और इसको L2 तो इसके चेंज इन लेंथ को डेल्टा L2 कह देता हूँ। व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू फाइंड, हमें निकालना है अब जो इनकी लेंथ हो गई है, ये इसकी फाइनल लेंथ होगी, ये इसकी फाइनल लेंथ होगी। सो लेट अस राइट इट लाइक L2
सॉरी मैं इसको L1 डैश कह देता हूँ। L1 अगर ये था तो इसकी फाइनल लेंथ L1 डैश, और ये L2 हमने कहा है तो इसकी फाइनल लेंथ को मैं कह देता हूँ L2 डैश। ठीक है, ये L2 डैश हो गया। नाउ अब इन दोनों की फाइनल लेंथ में कितना फर्क होगा, दैट वी कैन सी कि यहां से यहां तक। ठीक है, इसको मैं डेल्टा L का नाम दे देता हूं, डेल्टा L विच इज चेंज इन लेंथ। ठीक है, आप इसको कोई भी और नाम दे सकते हैं, तो लेट इट बी डेल्टा L। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे दो बातें। नंबर वन, हमने दोनों की चेंज इन लेंथ को अलग अलग शो किया, डेल्टा L1 डेल्टा L2, बिल्कुल ठीक है। दोनों में एक्सपेंशन होनी है डेल्टा L1 और डेल्टा L2, यानी कि L1 भी एक्सपेंड करेगा 1 मीटर से, L2 भी एक्सपेंड करेगा 1 मीटर से। लेकिन क्या दोनों बराबर एक्सपेंड करेंगे या अलग अलग एक्सपेंड करेंगे? ठीक है, सबसे पहली बात जो हमारे जहन में आती है, दोनों में सेम एक्सपेंशन होनी चाहिए है क्योंकि दोनों स्टील के हैं। लेकिन हम ये बात भूल गए हैं कि जो एक्सपेंशन होती है किसी भी मेटल बार में, वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। नॉट ओनली द नेचर ऑफ द मटेरियल बट ऑल्सो द इनिशियल लेंथ। तो इनिशियल लेंथ तो दोनों की सेम है 1 मीटर 1 मीटर, मटेरियल भी दोनों का सेम है अल्फा, स्टील का 1.2 1.2, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर ये इस पे भी डिपेंड करता है डायरेक्टली, यानी कि ग्रेटर चेंज इन टेम्परेचर पे इंक्रीज इन लेंथ भी ज्यादा, और स्मॉलर इंक्रीज इन टेम्परेचर पे स्मॉलर इंक्रीज इन लेंथ में हमको मिलती है। तो पहला सवाल, दोनों बराबर एक्सपेंड करेंगे या अनइक्वल? तो वी नो बोथ विल एक्सपेंड अनइक्वली, यानी कि किसी एक में एक्सपेंशन कम दूसरे में ज्यादा। अब किस में कम किस में ज्यादा? तो जिसमें डेल्टा टी ज्यादा है वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा, जिसमें डेल्टा टी कम है वो कम एक्सपेंड करेगा। तो हमें ये नजर आ रहा है 0 से 30 का चेंज कितना बनता है? सिर्फ 30 का, 30 माइनस 0, और 0 से 30 से -2.5 का चेंज जरा और ज्यादा आएगा। ठीक है, इसलिए डेल्टा टी L2 में ज्यादा होने की वजह से चेंज लेंथ L2 में ज्यादा आएगा, तो L2 की लेंथ ज्यादा बड़ी और L1 की उसके मुकाबले में छोटी लेंथ होगी। इसलिए डिफरेंस बिटवीन द लेंथ जो हमने देखा वो डेल्टा L में मैंने डेल्टा L2 को ही ज्यादा, यानी कि L2 डैश को हमने ज्यादा शो किया है L1 डैश के मुकाबले में, और जो हमें फाइनली फाइंड आउट करने को नजर आ रहा है वो दिस लेंथ। ये लेंथ क्या है? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ विच इज L2 डैश, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ विच इज L1 डैश। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो डेल्टा L इज इक्वल टू L2 डैश माइनस L1 डैश। दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हम इसको डेल्टा L, ये डायग्राम लाजमी अपने पास बना लीजिएगा फॉर योर रेफरेंस। और देखें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दो तरीके होते हैं न्यूमेरिकल, या दो स्टेप्स होते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सही तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो वो फॉर्मूले मुझे भी याद होंगे, फॉर्मूले आपको भी याद होंगे। तो हो सकता है फॉर्मूले याद होने के बावजूद हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व ना हो, तो फिर क्या वजह है? ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें न्यूमेरिकल गलत करवाती है या हमसे न्यूमेरिकल नहीं करवाती, हम नहीं कर पाते न्यूमेरिकल। ठीक है, एंड टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ज़रूरत भर अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए, जो हम सबको पता है। सो कोई अगर ये समझता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है इस वजह से मैं न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। हम बचपन में जिस पहली क्लास में हमारा दाखिला हुआ था, चाहे जूनियर्स में चाहे सीनियर्स में, KG1 में KG2 में, तो हम तब से अंग्रेजी पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो इतनी बहुत इंग्लिश तो हम सब की होती है, चाहे वो किसी भी तरह के स्कूल में पढ़ते हो, बहुत अच्छे या बहुत एवरेज स्कूल में पढ़े, तो इतनी बहुत इंग्लिश तो हम सब की होती है कि हम समझ सकते हैं, एटलीस्ट ट्रांसलेशन तो हम कर सकते हैं। सो नंबर वन, जब कभी भी कोई न्यूमेरिकल आपके पास आए, दो बातें हमेशा याद रखें अगर, तो आपको इंशाल्लाह कभी भी न्यूमेरिकल्स करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, नंबर वन, जो भी न्यूमेरिकल आपको दिया जाए, सिंस इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, लिहाजा सबसे पहले उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, वो हमसे कह क्या रहे। उर्दू में बीइंग मदर टंग हमें हर बार ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी फॉर श्योर। ठीक है, तो जब आपको वो समझ में, वो ट्रांसलेशन है जब आप पढ़ लें, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, उसकी डायग्राम बनाइए। इफ़ यू हैव ड्रॉन द करेक्ट डायग्राम मीन्स 50% काम को आपने कर लिया। अब बाकी सिर्फ क्या बचा? फॉर्मूले बचे हैं। रिक्वायर्ड आपने डायग्राम से देख के ज़्यादा बेहतर समझ में आया,
ठीक है, मेरा तो अपना ख्याल यही है कि बगैर डायग्राम के हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल तक, इवन कुछ मैट्रिक लेवल तक बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो डायग्राम के बगैर हमें समझना मुश्किल होता है। डायग्राम बना लेते हैं तो हमें एक पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाती है, तो हम उसका रिक्वायर्ड और फिर अकॉर्डिंगली जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मूला है उस लिस्ट में से जो हमें याद होती है उसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई फाइंड दिस वे वेरी वेरी हेल्पफुल एंड easy to solve all sorts of numericals. Number one, translate the numerical into Urdu first and then draw the diagram. If you have drawn the correct diagram, it means not only you have understood the question correctly, but also you have done 50% of the question correct. क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूला ही बचा है, फॉर्मूला आपको पहले याद है। सो बच्चे यहाँ लैग करते हैं, डायग्राम बनाने की स्किल्स उनमें नहीं होती एंड इट्स वेरी इजी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, तो हम सबको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए है। एनीवेज, ये हमने देख लिया, हमें चेंज इन लेंथ मालूम करना है। अब आते हैं रिक्वायर्ड के बाद सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, मानो हमें क्या करना है, डेल्टा एल, और उस डेल्टा एल को हमने क्या अपने डायग्राम से समझा, इट इज फाइनल लेंथ ऑफ सेकंड स्टील बार माइनस फाइनल लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टील बार। तो सबसे पहले तो हमें दोनों स्टील बार्स की फाइनल लेंथ कैलकुलेट करनी है, और फाइनल लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने इन टर्म्स में LF और L0 के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इस दफा LF L0 नहीं कह रहे, L1 L2 L2 डैश L2 डैश कह रहे हैं। तो फॉर फर्स्ट स्टील बार, since LF is equal to L0 into 1 plus alpha delta T, which implies that यहाँ पे LF फर्स्ट स्टील बार है, तो फर्स्ट का सफिक्स भी हमने 1 ही लगा दिया, तो फर्स्ट की फाइनल लेंथ L1 डैश हो जाएगी, फर्स्ट की इनिशियल लेंथ L1 हो जाएगी, इंटू 1 प्लस अल्फा, अल्फा दोनों के लिए सेम है 1.2 जो यहाँ में गिवन -5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हमें दो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स भी इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। डेल्टा टी इज फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों बार्स का फाइनल टेम्परेचर T ही है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सो लेट अस राइट इट एज T minus T1, which implies that L1 bar is equal to L1 की जगह L1 की वैल्यू which is 1, ठीक है, 1 plus 1.2 exponent minus 5 T minus T1, यानी कि 30 minus 0। अब मैं कुछ डायरेक्ट करूँगा जगह की कमी की वजह से, तो L1 dash is equal to 1 into 30 minus 0 का मतलब 30 आने वाला है, 30 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये कितना बन जाएगा 1 plus 2, ये हमारे पास बन जाएगा 36, तो दिस विल बी 36 एक्सपोनेंट माइनस 5। ठीक है, तो 36 एक्सपोनेंट माइनस 5 को मैं कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ ताकि मुझे एडिशन में गलती ना हो मुझसे, तो 36 एक्सपोनेंट माइनस 5 को मैं 0.0036 कर रहा हूँ, ये मैंने डायरेक्ट किया, बिल्कुल डायरेक्ट किया, आंसर मेरे पास आता 36 एक्सपोनेंट माइनस 5। तो 36 एक्सपोनेंट माइनस 5 का मतलब 5 डिजिट और माइनस का मतलब लेफ्टवर्ड, तो 5 डिजिट मुझे लेफ्टवर्ड जाना था, तो यहाँ से 0 हटा के डेसिमल हटा के मैंने मूव करवाया, 2 डिजिट तो 3 और 6 हो गए, 3 बचे, तो 3 मैंने 0 से फिलअप कर दिया। अब ये L1 बार की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.0036 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1.0036 मीटर बन जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर सेकंड स्टील बार, सेकंड स्टील बार के लिए अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, दिस इज L2 बार इज इक्वल टू L2 into 1 plus alpha delta T, which implies that this is equal to L2 की जगह L2 की वैल्यू which is 1 plus alpha which is the same for both 1.2 minus 1.2 exponent minus 5 T, ये T या delta T, this will be 30 minus 2.5, यानी कि T minus T2, तो इसको मैं चले ऐसे लिख दूंगा कंफ्यूजन ना हो, दिस इज T minus T2
which implies that L2 dash is equal to 1 into 1 plus 1.2 exponent minus 5 t which is 30 minus t2 which is minus 2.5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 30 प्लस 2.5, बाकी एज इट इज 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 5 प्लस 1 into 1 is equal to L2 dash, which implies that L2 dash is equal to, अब ये बन जाएगा 32.5, मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, 32.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ठीक है। 39 एक्सपोनेंट माइनस 5 को मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ, 5 डिजिट घुमा दूंगा मैं डेसिमल को पीछे, तो ये 39 के 2 डिजिट के हो गए, 3 डिजिट 0 से, तो ये बन जाएगा 0.00039, 1 प्लस 0.00039 का मतलब हो जाएगा 1.00039 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी इक्वल टू 1.00039, ठीक है। अब फाइनली हमें L2 डैश और L1 डैश का डिफरेंस मालूम करना था, तो अब यहाँ पे हम मालूम करते हैं फॉर डिफरेंस बिटवीन लेंथ्स। ये हेडिंग्स हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें भी आसानी रहे कि हम क्या काम कर रहे हैं और एग्जामिनर को भी पता रहे कि आपने इसमें क्या, इसमें क्या, ये L1 डैश L2 डैश एग्जामिनर को नहीं मालूम होगा कि आपने किसको नाम दिया है। और उसूलन तो हमें डेटा में भी लिखना चाहिए, इनिशियल लेंथ ऑफ फर्स्ट बार, इनिशियल लेंथ ऑफ सेकंड बार, फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम जरा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पे हेडिंग्स बना लेते हैं। दिस मेक्स थिंग्स मच इजियर फॉर नॉट ओनली अस टू अंडरस्टैंड बट फॉर द एग्जामिनर आल्सो। एनीवेज, फ्रॉम फिगर अगर आपने डायग्राम बनाई है तो आप ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने डायग्राम नहीं बनाई तो फिर ये ना लिखिएगा ऑब्वियसली। तो डेल्टा L is equal to L2 dash minus L1 dash, which implies that this is equal to L2 dash 1.00039 minus 1.00036. Finally, delta L की वैल्यू 000 1.000 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 39 में से 36 माइनस कराएं 3, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद 3 मीटर्स, ठीक है, जिसको हम 0.03 मिलीमीटर भी कह सकते हैं या 30 माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। जो आंसर आया बस उस पर हम बहुत खुश हैं, तो ज़रूरत नहीं है ज़्यादा तफसीलात में जाने की। ऑलरेडी रिजल्ट thus the required difference between the lengths is found to be 0.00003 meters, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कराची बोर्ड के 2008 के पेपर में पूछा गया। आपसे कह रहे हैं कि a steel bar has a length of 10 meters। क्वेश्चन के साथ साथ हम डेटा बनाते चले जाएंगे, ठीक है। A steel bar has a length of 10 meters, तो ये लेंथ आपको बता दी गई 10 मीटर्स की at -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। What will be the increase in length? इंक्रीज इन लेंथ का मतलब हम डेल्टा L लेते हैं, डेल्टा L की क्या वैल्यू होगी, इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सेकंड टेम्परेचर हमारा हो जाएगा, ये फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा हमारे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस हैज टू बी द इनिशियल टेम्परेचर T1 एंड दिस हैज टू बी द ओरिजिनल लेंथ, ये इनिशियल लेंथ L0। अब
क्योंकि आपको स्टील बार कहा गया है, लिहाजा अल्फा फॉर स्टील इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें बताई नहीं गई, तो हम अपने तौर से जो हमें वैल्यू याद है 1.1 एक्सपोनेंट -5 पर डिग्री सेल्सियस, ये अल्फा की वैल्यू है जो हम इस्तेमाल करेंगे। सो आई गेस इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको डेल्टा एल फाइंड आउट करने को कहा गया है, एंड वी नो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू मालूम, एल नॉट की वैल्यू मालूम, डेल्टा टी T2 माइनस T1 आपको मालूम। सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास डेल्टा एल का आंसर आ जाएगा, और सॉल्व करके चेक कीजिएगा, योर आंसर शुड बी 3.02 एक्सपोनेंट -6 सेंटीमीटर्स। तो इतने सेंटीमीटर की इंक्रीज इन लेंथ हमें मिलेगी -2.5 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब उसका बढ़ाया जाएगा। ठीक है। Likewise, a similar sort of question from Hyderabad board in 1995. आपसे कह रहे हैं कि a copper bar is increased by 1.02 सेंटीमीटर। तो ये जो preposition by यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है, इससे मीनिंग ये बदल गया। आपको कह रहे हैं कॉपर बार इज इंक्रीज्ड बाय 1.02 सेंटीमीटर, तो उसकी जो पुरानी लेंथ होगी उस पर कुछ इजाफा किया गया होगा, वो एक्स्ट्रा लेंथ कितनी बढ़ाई गई, वो इंक्रीज इन लेंथ उसको कितना दिया गया, वो कितनी इसमें हमने एक्सटेंशन करवाई, दैट वाज 1.02 सेंटीमीटर। तो ये इंक्रीज इन लेंथ बना 1.02 सेंटीमीटर, तो ये डेल्टा एल बन गया हमारा 1.02 सेंटीमीटर। अब अगर ये कहते हैं इंक्रीज टू 1.02 सेंटीमीटर, तो 1.02 सेंटीमीटर तक उसको इंक्रीज किया गया, दैट वुड हैव बीन द फाइनल लेंथ। लेकिन अभी कह रहे हैं कि इज इंक्रीज बाय 1.02, तो उसकी लेंथ में इंक्रीज करवाया, कितना इंक्रीज करवाया 1.02। पहले किस भी 100 मीटर हो, 1000 मीटर हो, 1 मीटर हो, आधा मीटर हो, जितना भी था उसमें 1.02 ऐड करा दिया। ठीक है, इंक्रीज करवाया, कैसे हीट अप करके उसको। अब आपसे कह रहे हैं बाय हीटिंग इट फ्रॉम 0 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा पहला टेम्परेचर और 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा दूसरा टेम्परेचर बन गया। फाइंड इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ आपको, ओरिजिनल लेंथ को हम L0 कहते हैं, वो हमें फाइंड आउट करनी है। नो वैल्यू ऑफ अल्फा इज गिवन टू अस इन दिस क्वेश्चन एज वेल, बट वी नो सिंस इट इज कॉपर, तो कॉपर का अल्फा ये हमने लिखा हुआ है, दैट इज 1.7 एक्सपोनेंट -5। तो ये अल्फा फॉर कॉपर इज 1.7 एक्सपोनेंट -5 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगेन डेल्टा एल गिवन है, एल नॉट निकालना है, तो वी नो सिंस डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, यहाँ से एल नॉट को अकेला करेंगे, तो ये अल्फा और डेल्टा टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जो कुछ लिखा है वो उसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बी डेल्टा एल डिवाइडेड बाय अल्फा डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू एल नॉट। सिंप्लीफाई करेंगे तो एल नॉट की वैल्यू आपको आंसर में बताई गई है 30 मीटर्स, तो आप सिंप्लीफाई करके इसको चेक कीजिएगा, योर आंसर शुड बी 30 मीटर्स। ठीक है, तो ये तो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कभी कभी हमसे पूछते जाते हैं, या हमारी खुशकिस्मती है कि कभी ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाए तो इसको तो लाजमी अटेम्प्ट करना है, बिकॉज देयर इज नथिंग इन दीस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली फॉर अस टू सॉल्व।